तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समाकलन विधि या कलन विधि के द्वारा गति के तीनों समीकरणों की स्थापना करने वाले हैं। मैं हूं श्रीधर आचार्य और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस होता है at, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। और गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर और प्लस होता है 2as। ये गति के तीन समीकरण होते हैं। आई होप इन सभी के मतलब आपको पता होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर v बराबर होता है वस्तु का अंतिम वेग, राइट। और u का मतलब होता है u बराबर वस्तु का प्रारंभिक वेग, राइट। और a का मतलब होता है त्वरण, एक समान त्वरण। याद रखना यहाँ पर त्वरण कांस्टेंट या फिर नियत होता है, ठीक। और t का मतलब होता है समय, t बराबर समय। और यहाँ पर s का मतलब होता है विस्थापन, s बराबर विस्थापन। याद रखना यहाँ पर s का मतलब विस्थापन होगा, दूरी नहीं होगा। और त्वरण कैसा रहेगा? एक समान होगा, एक समान त्वरण, ठीक है। एक समान त्वरित गति के लिए ही ये जो गति के समीकरण होते हैं ये एप्लीकेबल होते हैं। तो देखिए u, v, a, t और s में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को हम कहते हैं गति के समीकरण, ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग लगाइएगा, गति का प्रथम समीकरण। ये वाला समीकरण हम प्रूव करने वाले हैं समाकलन या कलन विधि के द्वारा, ओके। चलिए तो इसको हम करते हैं प्रूफ। राइट। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक कार है, ठीक है। कार जैसी लग रही है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर इस कार का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है? u है। कार का प्रारंभिक वेग u है। अब इसने t समय लिया, कितना समय? t समय पर कार ने कुछ समय लिया और कार का जो वेग है u से बदल के यहाँ से अब कार पहुँच गई यहाँ पे। तो देखो कार यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो ये इसका कहलाएगा विस्थापन, और विस्थापन को दर्शाते हैं s से। और यहाँ पर अब जो वस्तु का वेग हो गया है वो हो गया है v। प्रारंभ में कितना था? u था। t समय लिया तो कार का वेग u से बदल कर क्या हो गया? v हो गया। मतलब वेग में क्या हो रहा? परिवर्तन हो रहा, ठीक है। अब चूंकि वेग में परिवर्तन हो रहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? त्वरण। और त्वरण यहाँ पे कौन सा आएगा? एक समान त्वरण, राइट। अब देखो यहाँ पर t बराबर 0 ले लो। t बराबर 0 पर वस्तु का वेग कितना है? u है। और यहाँ पर अभी कार की जो विस्थापन है वो कितना है? 0 है। जब भाई कार ने कोई समय नहीं लिया तो उस समय पे उसकी स्थिति या विस्थापन कितना है? 0 है, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर हम एक सूत्र जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे होता है समय, राइट। त्वरण का ये सूत्र आप जानते हो क्या? डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन और v का मतलब होता है वेग में परिवर्तन बटे होता है समय। तो बराबर क्या लिखते हैं? त्वरण। अगर वेग में सूक्ष्म परिवर्तन हो, वेग में छोटा परिवर्तन हो तो त्वरण को हम लिख सकते हैं dv बटे लिख सकते हैं dt, राइट। अच्छा देखो यहाँ पे अगर dt का यहाँ पर हम त्रियक गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? देखो a dt बराबर हो जाएगा dv। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 1 का हम करते हैं समाकलन।
तो दोनों साइड समाकलन का साइन लगा दो, यहाँ पर ये समाकलन का चिन्ह, यहाँ पे हो जाएगा देखो ए डी टी और बराबर हो जाएगा समाकलन डी भी, राइट। अब देखो जरा, यहाँ पर ए तो कांस्टेंट है, हमने कहा त्वरण कैसा है, एक समान है। तो जब भी समाकलन के अंदर कोई कांस्टेंट या कोई नियत राशि होती है तो उसको कर देते हैं बाहर, मतलब ए आ जाएगा बाहर। अब यहाँ पर देखो कितना बचा है, डी टी। अब डी टी जो है वेरिएबल है, समय में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा। अभी समय देखो टी बराबर 0 है, प्रारंभ में समय कितना है, टी बराबर 0। तो यहाँ पर प्रारंभिक समय जो है वो 0 है और बाद में जाके कितना हुआ था, टी। जो वेरिएबल मतलब जो परिवर्तनशील राशियाँ होती हैं उनकी यहाँ पे लिमिट रखनी पड़ती है समाकलन के चिन्ह पर। पहले 0 था, बाद में जाके कितना हो गया, टी। बराबर देखो समाकलन, पहले वेग कितना था, u था, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, u। बाद में जाके कितना हो गया था, v हो गया था, तो यहाँ पे आ जाएगा v और यहाँ पर कितना आ जाएगा, dv, राइट। अब देखो जरा, समाकलन के दो सूत्र होते एक सूत्र होता है समाकलन dx बराबर होता है x, राइट। समाकलन dx इक्वल क्या होता है, x, ये सूत्र होता है समाकलन का। तो dt का क्या हो जाएगा बताओ जरा, dt का क्या हो जाएगा, t, ये हो गया t। फिर ऐसे ब्रैकेट, यहाँ पे चल रहा है a, यहाँ पर देखो समय कितना है 0, बाद में जाके कितना हुआ है, t बराबर। अब जब dx का x होगा तो dv का क्या हो जाएगा, v, तो यहाँ v लगा दो। प्रारंभिक लिमिट कितनी है, u, बाद में जाके कितना हुआ, v। अब देखो यहाँ पे चल रहा है a, इस t पर अपर लिमिट रखते हैं, जो ऊपर वाली लिमिट होती है ये t पर रखेंगे हम। तो t पर t रखेंगे तो कितना हो जाएगा, t, और t पे क्या रखेंगे, 0, तो माइनस हो जाएगा 0। दोनों लिमिट के बीच में आता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। बात समझो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है v, चलो t ले रहे, यहाँ पे लिखा है t और यहाँ पे है a और यहाँ पे है b, यहाँ पे है b। तो सबसे पहले आती है अपर लिमिट, तो t पे क्या आएगा, पहले b आएगा, फिर दोनों लिमिट के बीच में माइनस लगेगा, फिर t पे क्या रखेंगे, a। तो इस तरह से हम लिमिट रखते हैं। तो यहाँ पर t पर t रखा माइनस, फिर t पे क्या रखा है, 0 बराबर। अब यहाँ पर v की लिमिट देखो, अपर लिमिट क्या है v, तो ये आ जाएगा v, फिर v पे क्या रखेंगे, u, तो ये आ जाएगा कितना, u, राइट। आगे देखो जरा, अब ये क्या होगा, t माइनस 0 करोगे तो बचेगा t, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो a और इंटू आ जाएगा t बराबर कितना है, v माइनस कितना है, u। u का पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा u प्लस at इक्वल हो जाएगा v। ये क्या है, गति का प्रथम समीकरण, जिसको हमने समाकलन विधि से प्राप्त किया है। चलिए तो अब हम प्रूव करते हैं गति के दूसरे समीकरण को समाकलन विधि से। गति का दूसरा समीकरण होता है बच्चों s बराबर ut प्लस 1/2 at²। इसको हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है समाकलन विधि से, राइट। अच्छा हमें बताओ, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन को x से और समय को t से प्रदर्शित कर सकते क्या, ठीक है कर दिया। अगर अब हम चाहे तो इसको dx/dt लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, इसी का हमें उपयोग करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, चूंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे होता है समय, ठीक है। अगर इसको हम dx के बराबर करें, सो dx बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका dt का त्रियक गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, v, और ये हो जाएगा dt। अब गति के पहले ही समीकरण में हमने सिद्ध किया है कि v बराबर होता है u प्लस at। बोलो सही है क्या, सही है। ये गति का प्रथम समीकरण, ये v का मान यहाँ पे रख दो, रखें। सो ये हो जाएगा देखो dx बराबर v का मान u प्लस at और बाहर कितना है dt, ओके।
अब क्या करना है तुम्हें, इस dt का ब्रैकेट में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा देखो dx बराबर u dt हो जाएगा, प्लस हो जाएगा at और हो जाएगा ये dt। ठीक है, ये बना समीकरण नंबर 1। और इसी समीकरण नंबर 1 का हमें करना है समाकलन, तो दोनों ओर समाकलन का चिन्ह लगा दो। यहाँ पर देखो ये समाकलन, ये हो जाएगा dx बराबर, यहाँ पे समाकलन ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा dt, प्लस समाकलन यहाँ पे हो जाएगा at और ये हो जाएगा dt। अब क्या करो, इसकी लिमिट रख दो। यहाँ पर देखो कितना है dx मतलब विस्थापन, तो विस्थापन की लिमिट क्या है, देखो पहले विस्थापन कितना था, 0 था, समय कितना था, 0 था। तो यहाँ पर विस्थापन की जो लिमिट है, यहाँ पर 0 से s, जब समय t बराबर 0 था तो उस समय पे विस्थापन 0 था, जब समय t लिया तो विस्थापन कितना हो गया था, s हो गया था। सो यहाँ पे विस्थापन की लिमिट रख दी। यहाँ पे देखो dt मतलब क्या होता है, टाइम। जो वेरिएबल होता है उसकी लिमिट रखते हैं। u तो कांस्टेंट है, वेग बदल रहा है लेकिन प्रारंभिक वेग थोड़ी बदल रहा, तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लिमिट किसकी आएगी, समय की, तो यहाँ पर समय की लिमिट क्या हो जाएगी, वैसे भी u कांस्टेंट है, बाहर रख दो। समाकलन के भीतर जो भी कांस्टेंट या नियत राशि होती है उनको बाहर कर देते हैं, तो अभी कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे समय की लिमिट क्या हो जाएगी, t बराबर 0 से शुरू हो रहा था तो यहाँ पे 0, बाद में समय कितना हुआ t। यहाँ पर भी देखो a कांस्टेंट है, dt मतलब टाइम, पहले कितना था 0, बाद में जाके कितना हुआ t, राइट। अब यहाँ पर देखो समाकलन का एक सूत्र होता है, समाकलन dx बराबर होता है x, तो dx का क्या हो जाएगा, dx का हो जाएगा x। अब यहाँ पर कहाँ से विस्थापन स्टार्ट हुआ था, 0 से, बाद में जाके क्या हुआ था, s बराबर, यहाँ पे u कांस्टेंट है, बाहर रख दो। यहाँ पे कितना हुआ, 0 से t और यहाँ पे कितना हो गया dt, प्लस यहाँ पर a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को रखो बाहर, लिमिट 0 से t और यहाँ पे हो जाएगा t dt। ठीक है, अब x पे क्या रखो, s। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, यहाँ जो भी राशि होती वो हट जाती, लिमिट आ जाती। अपर लिमिट क्या है, s, तो x पे क्या रखोगे, s। अब दो लिमिट के बीच में क्या आता है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अब x पे रख दो 0, तो s माइनस 0 बराबर, यहाँ पे है u। अब dt का क्या हो जाएगा भाई, जब dx का x हुआ तो dt का t, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा t। लिमिट लगा दो, लिमिट कितनी है 0, बाद में जाके कितना हुआ t, प्लस यहाँ पे कितना है a। तो यहाँ पर समाकलन का एक सूत्र होता है इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन x टू दी पावर n dx बराबर होता है x टू दी पावर n+1 बटे होता है n+1। वो सूत्र यहाँ पे लगा दो, देखो t के ऊपर 1 की पावर कहलाएगी, 1 मतलब यहाँ पे क्या, इसका मतलब हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा देखो t के ऊपर 1+1 की पावर बटे कितना n, तो n का मतलब 1+1 और लिमिट क्या है 0 से बाद में जाके कितना हुआ था t, सो 0 से t, s माइनस 0 मतलब हो जाएगा s और यहाँ पे कितना है u। यहाँ पर देखो अपर लिमिट रखते हैं तो रखेंगे t, फिर दो लिमिट के बीच का माइनस, फिर t पे क्या रखना है 0, ओके, फिर प्लस यहाँ पे है a। यहाँ पर देखो t पर 1+1 मतलब t के ऊपर कितने की पावर हो गई 2 की, और 1 और 1 बटे में कितना आ गया 2, लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से t, ओके। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतना बढ़िया नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, ओके। आगे देखो जरा, अब ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है s बराबर, यहाँ पे कितना चल रहा है u, t माइनस 0 मतलब t, तो ये हो गया ut, प्लस बाहर कितना है a, 2 को बाहर निकालो तो कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा a। अरे भाई साहब
यहाँ पे 2 है ना, बाहर लेके आओगे बटे वाली राशि तो एक तो ऊपर अपने आप लगा हुआ कहलाएगा, तो 1/2 और ए पहले से है। अब ब्रैकेट में क्या है, लिमिट लगाना है। टी के ऊपर कितने की 2 की घात है, लिमिट कितनी है 0 और टी, तो ये हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हो जाएगा 1/2 ए। और देखो यहाँ पर अपर लिमिट कितनी है t, तो t पे t रखा सो t² माइनस 2 लिमिट के बीच में क्या आता है माइनस, यहाँ पे 0 का वर्ग हो जाएगा। तो ये s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर आ जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए, और यहाँ बचा कितना t²। ये होता है क्या होता है, ये होता है गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, चलिए तो अब हम प्रूव करते हैं गति का तीसरा समीकरण समाकलन विधि से। गति का तीसरा समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as। इसको हमें प्रूव करना है। भाई साहब प्रूव कर देंगे, क्या बात कर रहे हो आप, इसको हम प्रूव कर देंगे। प्रूव करने के लिए हम त्वरण के सूत्र का उपयोग करते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, जल्दी से बोलो सर। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। अरे भाई साहब, v माने वेग, d माने परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटे होता है समय। सही है क्या, ऐसा लिख सकते हैं, जल्दी बताओ लिख दे क्या। या फिर इसको हम चाहें तो a बराबर लिख सकते हैं dv बटे dx इंटू dx बटे dt। ठीक है, बोलो ठीक है क्या। अरे यार dx से dx ने पड़ जाएगा तो ऊपर वाली राशि आ जाएगी, तो मैथ्स का नियम कहता है कि dx का ऊपर dx का नीचे गुणा कर दो, बात एक ही है। सही है, ओके। अब आगे देखो जरा, चूंकि हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे होता है समय। अरे यार देखो ऐसा नहीं, x मतलब क्या, विस्थापन। अगर विस्थापन में परिवर्तन हो रहा होगा तो इसको हम dx लिख सकते हैं, समय में परिवर्तन होगा तो हम dt लिख सकते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन बराबर होता है वेग के। ठीक है, तो अब हमें आप ये बता दो, तो अब आप हमें ये बता दो कि a बराबर dv बटे dx इंटू, इसकी जगह हम क्या वेग रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल सर रख दो, तो हमने ये रख दिया। अब आप हमें ये बताओ dx का a में हम गुणा कर सकते हैं क्या, कर दें क्या, तो ये हो जाएगा a dx बराबर, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं v और dv लिख सकते हैं क्या, लिख दो सर। इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं क्या, दे दो सर। समीकरण 1 का हम समाकलन कर सकते हैं क्या, कर दो सर। चलो कर दें, तो यहाँ पर ये समाकलन का चिन्ह, फिर लगाया हमने कितना a, फिर लगा दिया कितना dx बराबर समाकलन का चिन्ह, फिर कितना हो जाएगा v और ये हो जाएगा dv। भाई साहब यहाँ पर देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा dx से, dx मतलब क्या है विस्थापन। विस्थापन पहले कितना था 0, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। फिर t समय लिया था, मतलब t समय लिया था तो विस्थापन कितना बन गया था s, तो यहाँ पे क्या रख दो s। वेग की बात कर लो, पहले वेग कितना था u, तो यहाँ पे आ जाएगा u। बाद में जाके वेग कितना हुआ था v, तो यहाँ पे रख दो कितना v। सही है। अब यहाँ पे देखो a तो बाहर आएगा क्योंकि a कांस्टेंट है, तो a को हमने कर दिया बाहर। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा कितना dx, लिमिट कितनी है 0, बाद में जाके हुई थी s बराबर यहाँ पर क्या कर दें v dv, इसके ऊपर 1 की घात लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम एक समाकलन का सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। देखो समाकलन x टू दी पावर n dx बराबर x टू दी पावर n+1 बटे होता है n+1। बोलो सही है क्या, 2 मिनट पहले ही तो उपयोग किया, तो यहाँ पे हम वो सूत्र लगा देंगे। अच्छा देखो यहाँ पे बाहर क्या चल रहा है a, dx का क्या हो जाएगा x। सही है क्या, सही है क्या। लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है s बराबर बाहर तो इसमें कुछ है ही नहीं,
ठीक है, तो इसको हम क्या करें, देखो v के ऊपर एक की पावर लगी है क्या, एक का मतलब होता है n, मतलब यहाँ पर हमें एक में एक जोड़ना पड़ेगा सूत्र के अनुसार, बटे कितना n+1, मतलब हमें एक में एक जोड़ना होगा, लिमिट लोअर लिमिट u, बाद में कितना हो गया v। यहाँ पर x के ऊपर क्या रखोगे s, फिर x के ऊपर क्या रखोगे 0, दो लिमिट के बीच में माइनस। ठीक है, ध्यान से सुना करो, जब जो हम बता रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना ही पढ़ना है। तो x पे क्या रखा s, माइनस x पे क्या रखा 0। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर देखो b के ऊपर कितना 1+1, मतलब कितना हो जाएगा 2, बटे कितना हो जाएगा 2, लिमिट क्या है u से v। यहाँ पे हो जाएगा a, s में से 0 जाएगा, कितना बचेगा s, तो कितना हो गया as बराबर यहाँ पे 1/2, 2 को बाहर कर दिया, ये हो जाएगा। देखो सबसे पहले अपर लिमिट रखते, ऊपर वाली लिमिट रखी v पे, तो कितना हो जाएगा v², फिर u को रखना है तो लिमिट के बीच में माइनस, ये हो जाएगा u²। 2 का त्रियक गुणा कर दो भाई साहब, तो ये हो जाएगा 2as बराबर कितना v² माइनस हो जाएगा u²। u का पक्षांतर कर दो इस साइड, तो फाइनली आंसर आ जाएगा v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as। ये कहलाता है गति का तीसरा समीकरण, जिसको हमने समाकलन विधि से क्या किया है, सिद्ध किया है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।